नमस्कार। चलिए सुनते हैं श्रीमती गौरा पंत शिवानी द्वारा लिखे गए उपन्यास 14 फेरे का अगला भाग। अभी तक हमने सुना कि अपमानित होकर पहाड़ से अहिल्या लौट आई है। राजू गलतफहमी का शिकार होकर के अचानक से चला गया। अब अहिल्या कलकत्ते वापस आकर क्या करेगी, ये जानेंगे इस अंक में। ও মা দিদিমণি, তুমি যে রোগা হয়ে এসেছো মা, গো কি चेहरा হয়েছে शाट शाट। ओ माँ दीदीमणि, तुम तो दुबली होकर आई हो। अरे कैसा चेहरा हो गया है, हाय हाय। नन्ही बाला चाय की ट्रे लेकर खड़ी रह गई। कहाँ दुबली हुई हूँ उन्होंने? ला चाय बना दे जल्दी, मुझे अभी मौसी से मिलने जाना है। हाँ जी, लो अब मिलेंगे ना मौसी से। है कहाँ जो मिलोगी? नन्ही बाला का स्याह चेहरा म्लान हो गया। वो अहिल्या की सबसे मुंह लगी नौकरानी थी। उसकी माँ मल्लिका को मालिश करने आती थी। उसी के साथ नन्ही बाला को देखकर अहिल्या बड़े आग्रह से अपने साथ ले आई थी। तब से वह उसी के साथ थी। उसके काले रंग के भारी बादल ने ही उसके विवाह आकाश को अब तक आच्छादित कर रखा था, किंतु उसकी बड़ी बड़ी आंखों और शरीर की पुष्ट गठन ने बंगले के कई भृत्य गणों को विवेक भ्रष्ट कर दिया था। उसका पिता नापित था, इसी से पिता के कुल के सब गुण उसमें वर्तमान थे। वह बंगले पर नौकरों की चुगली लगा कईयों को निकाल चुकी थी। क्यों, क्या हुआ नोनी? क्या मासी को कुछ हो गया? अहिल्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाँ, उन्हें होगा क्या भला? पूरी बात को पुड़िया एक साथ खोलना नन्ही बाला को पसंद नहीं था। वह फिर चुप हो गई। अहिल्या ने खींचकर उसे झकझोर दिया। कहती क्यों नहीं है भागी, बोलना, तुम्हारे मेशो नहीं रहे। सुना उसी दिन सास बहू में खूब लड़ाई हुई। लड़ झगड़ कर बहू जी सिनेमा देखने चली गई। जब लौटी तो अर्थी तैयार हो रही थी। पूरे कलकत्ता में ऐसा हल्ला मचा, खूब थोड़ी थोड़ी हुई कि पूछो मत। दूसरे ही दिन सुबह से बहू जी गायब हो गई। कोई कहता है हुगली में कूद गई, कोई कहता है किसी के साथ भाग गई। वह तो अच्छा हुआ साहब आ गए, नहीं तो वह फिर चुप हो गई। नहीं तो क्या, अरे यही कि सोनापाड़ा की बहू जी कह रही थी, नोनी हो ना हो तेरे साहब के पास ही भाग गई हैं। अब चलूं दीदी, साहब के कमरे में भी तो चाय पहुंचानी है। अरे एक खबर तो तुम्हें देना ही भूल गई, तुम्हारा वह फिरंगी दोस्त था ना दीदी मनी, राक्षस। ननी बाला की रैक्सी पर विशेष कृपा थी। अपने घोर कृष्ण वर्ण की पीड़ा को वह रैक्सी के फिरंगी सफेद रंग की तुलना में अत्यंत तुच्छ पाकर अपनी सारी कुड़न उसे राखोस नाम से पुकार कर मिटाती। तो क्या हुआ उसे? क्या वह भी हुगली में कूद गया? अहिल्या खींचती जा रही थी। आहा दीदी मनी, कूदे उसके दुश्मन, उसने तो दौलत दीदी से ब्याजो रचा लिया। ऐसा सुंदर लग रहा था दीदी, काली पारसी टोपी लगाए दौलत दीदी के साथ घूमने जा रहा था। ऐसी कलेजे में छुरी लगी हमारे। आहा रे, हमारी दीदी लायक जोड़ी थी, और कहाँ मुआ गया ब्याह करने। अहिल्या उसकी बात सुनते ही दौलत को फोन करने भागी। खूब कोरी कोरी सुनाएगी दौलत को, ऐसे लुक छिप कर भला ब्याह रचाया जाता है क्या? उसके पहाड़ से लौटने तक रुका नहीं गया उससे। फोन करने पर पता चला कि रैक्सी दौलत हनीमून मनाने कश्मीर चले गए। उसका कंठस्वर सुनकर रूसी की गहर से रूंधी आवाज अहिल्या को कर्ण कटु लगी। अच्छा रूसी, सो लॉन्ग, फिर बातें होंगी, कहकर उसने रिसीवर ठाए से पटक दिया। नहा धोकर उसने साड़ी बदली और अमिता दत्त को बिना फोन किए ही उसके घर की ओर चल दी। क्या पता फोन करने पर पता चलेगा कि उसने भी चटपट शादी रचा ली। अमिता के फ्लैट के निचले भाग में एक लंगड़ा सिंधी बूढ़ा विदुर रहता था। उसकी न्यू मार्केट में दालमोट की बहुत छोटी सी एक दुकान थी। वह भी अहिल्या का अनन्य उपासक था। कई बार बड़े बड़े कागज के ठोंगों में वह उसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई कई दालमोट भेजा करता था। आज वह कार से उतरी तो सिंधी बूढ़ा कहीं नहीं था, द्वार पर ताला पड़ा था। पर अमिता की खिड़की के खुले पट देखकर वह आश्वस्त हो सीढ़ियां चढ़ गई। धीरे धीरे सीढ़ियों पर बिल्ली कैसे पंजे रखती वह ऊपर चढ़ी। आज अमिता को वह खूब छका देगी। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अमिता एक उपन्यास के ऊपर औंधी होकर पढ़ने में ऐसी दत्तचित्त थी कि अहिल्या की साड़ी की खसखस भी नहीं सुन पाई। उसके लंबे काले बाल उसकी सांवली नंगी पीठ पर इधर उधर बिखरे थे। उमस से तंग
लगाकर उसने ब्लाउज खोलकर दूर फेंक दिया था और दोनों लंबी लंबी टांगों को ऊपर उठाकर दोनों एड़ियों के मंजीरे से बजा रही थी। उसकी दोनों कोहनियां पलंग पर टिकी थी और बंगाली पॉश बॉलिश गांव तकिया को आराम से टेक लगाए वह पढ़ती ही जा रही थी। बाप रे बाप, क्या भंग चढ़ाकर बैठी होगी, अहिल्या ने कहा तो वह बुरी तरह चौंक पड़ी और उसे देखते ही उठकर गले से लिपट गई। ओ माँ की मैं तो एक कबेली को, हाय माँ कैसी लड़की है ये अक्का बाई, भला पहले एक गिलास पानी तो पिला, पहाड़ से आई हूँ, जरा ठंडा पानी लाना समझी। आंचल से नग्न पीठ को ढांपती अमिता भागकर कांसे के चौकोर गिलास में पानी ले आई और उसे एक टक देखती रही। भला क्या देख रही है इसे, मोटी हो गई हूँ ना। ना भाई मोटी कहाँ हुई हो, देख रही हूँ कि पहाड़ के पानी ने सोने को और निखार दिया है। क्या कुछ कस्तूरी चंदन का लेप करती रही है माँ? हाँ जी हाँ, कस्तूरी चंदन ना और कुछ। बाज आई ऐसे पहाड़ यात्रा से, मैं तो यहाँ आने को छटपटा रही थी, पर दौलत को देख, न चिट्ठी न पत्री, न होता तो निमंत्रण का एक फॉर्मल सा कार्ड ही भेज देती। बड़ी लंबी बात है, तू सुस्ता तो सब बताती हूँ, तू 1 मिनट बैठ तो मैं चट से नहा लूँ। माँ गई है कृष्णनगर, मासी के लड़के का ब्याह है, बाबूजी भी चले गए, घर एकदम फाका खाली। इसी से आजकल इंग्लिश फ्रेंच करके स्कूल चली जाती हूँ। अच्छा हुआ आज छुट्टी थी, नहीं तो मैं कहाँ मिलती। तू बैठ, मैं अभी आई। और अपने शरीर पर मले सरसों के तेल को रगड़ती अमिता चली गई। अहिल्या उसकी गांव तकिया पर ही सिर धरकर लेट गई। कितनी क्लांत हो गई थी वह, जी में आ रहा था दिन भर यहीं पड़ी पड़ी अमिता की मीठी चरपरी बातें सुनती रहे। पर घर जाकर पापा के खाने पीने की भी तो व्यवस्था करनी होगी। कल तो दिन भर अमिता फिर मिलेगी नहीं, कितनी देर तक उसे स्कूल में रहना पड़ेगा। क्या पता अमिता ने एक अंध बधिर स्कूल में नौकरी कर ली थी और अहिल्या को लगता था कि उस नौकरी ने अमिता का हुलिया ही बदल दिया था। जो अमिता कलकत्ते भर के स्कैंडल का लेखा जोखा रखती थी, कौन किसके साथ भाग गई, कौन शीघ्र भागने वाली है, किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है, यह सब अमिता ही रस ले लेकर अपनी सखियों को सुनाया करती थी। पर इधर वह एकदम ही उदासीन हो गई थी। अपने अंधे और बधिर छात्र छात्राओं की भांति क्या तू भी अंध बधिर होती जा रही है अमिता, दौलत ने पूछा था तो उसकी सदाबहार बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए। क्या पता, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, कहकर वह उठ गई थी। अमिता नहाकर लौटी तो उसके चंदन के साबुन की सुगंध से कमरा महक उठा। भीगे बालों के जूड़े को निचोड़ निचोड़ कर वह पानी बाहर फेंकती जा रही थी, फिर भी पानी की असंख्य बूंदें उसकी पीठ को भिगो रही थी। हाँ तो चल, पहले कुछ खा पी लिया जाए। ओरे मंगला, हमारा खाना ले आ, यहीं पे 2 प्लेट लाना समझा। पलंग पर ही अखबार बिछाकर उसने 2 प्लेट धर दी। कटी डबल रोटी, 2 उबले अंडे और सार्डिन मछली का खुला टिन लेकर मंगला सब कुछ करीने से सजा गया। नहीं अमिता, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी, पापा अकेले हैं, एक तो वैसे ही उनका मूड ऑफ है। अरे चल भी, थोड़ा सा खाकर क्या फिर घर जाकर नहीं खा पाएगी, या सार्डिन तो खा, तेरा सिंधी बूढ़ा ही दे गया था कल, सुनेगा तूने भी यह मछली खाई है तो कल और 2 टिन भेज देगा। अहिल्या ने हंसकर 2-3 छोटी छोटी मछलियां लेकर 2 स्लाइस डबल रोटी के बीच धर के मींच दी और एक गस्सा लेकर पूछा, आज दिखा नहीं, बोर है कहाँ? होना कहाँ, न्यू मार्केट में डंडी मारकर तेरे सपने देख रहा होगा। सुबह उठते उठते ही पूछता था, मिस दत्ता आ रही हैं आपकी सखी? जी में आता था पिच से थूक दूं साली गंजी चांद पर। या मूंग और मसूर की दाल, अभी हाल ही में बड़ी पोती आई थी, यही कोई हमारी तुम्हारी उम्र की होगी, सच और क्या। पर ऐसा बदमाश है ससुरा, आधी रात तक सिनेमा के गाने गाता है, मछली भी उसी की खा रही है और निंदा भी उसी की। अहिल्या ने मीठी झिड़की दी। अय है, बड़ा मुंह है लंगड़ों पर, कहो तो फोन कर दूं। अमिता ने कई छोटी छोटी मछलियों को भुर्ता सा बनाकर एक साथ मुंह में ठूस लिया। बड़ी देर तक हल्की गपशप से अहिल्या का चित्त हल्का हो गया। दौलत रैक्सी का विवाह बिना किसी आडंबर के ही कैसे हुआ, यह सब अमिता ने बता दिया। मल्लिका मौसी को लेकर बड़ी गंदी गंदी बातें चल पड़ी थी, इसी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर रात ही वे कहीं चली गई। अहिल्या मल्लिका का प्रसंग छिड़ते ही उदास हो गई। एक एक कर उसकी आंखों के सामने मल्लिका की वात्सल्यपूर्ण हंसी, बड़ी बड़ी लाल डोरीदार आंखें, लंबी लंबी अंगुलियां सब आ गईं। पहाड़ से लौटते ही कलकत्ता कितना बदल गया था, और समीर, उसको क्या हुआ? डनलप वाली नौकरी नहीं मिली? अहिल्या ने प्रसंग बदलने की चेष्टा की। अमिता स्वयं बात बदलने की चेष्टा करने लगी थी।
उसे डनलप की नौकरी मिल गई। एकाएक सलज्ज संकुचित दृष्टि झुकाकर अमिता हाथ के मोटे उपन्यास को निरर्थक ही खोलने और बंद करने लगी। उसके मामा असम में मंत्री थे ना, उन्होंने चेष्टा करके दिलवा दी और इसी महीने की 25 तारीख को उसी से मेरा विवाह हो रहा है अहिल्या। अमिता का स्वर बुझते दिए की लौ की भांति कांपने लगा। तू जानती ही है, माँ बाबूजी सब दिन रात मुझे कोसते रहते थे। बंगाल में कन्या को क्या सहज ही में वर जुट जाता है। फिर मैं भी अपने कौमार्य से ऊबती जा रही थी। अभी तो ठीक है अहिल्या, वह किसी गंभीर दार्शनिक किसी दलीलें पेश करती जा रही थी। 24 साल की मैं हो गई हूँ। जब स्कूल में अपनी सह अध्यापिकाओं को देखती हूँ तो उबकाई आने लगती है। चिड़चिड़ी कुंजड़ियों की तरह या तो लड़ती रहेंगी या फिर दुनिया भर के स्कैंडल लेकर उलझी रहेंगी। क्या पता एक दिन शायद हम भी ऐसी ही फ्रस्ट्रेटेड ओल्ड मेड्स बन जाएं। अहिल्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। एक दिन हमारी तुम्हारी यही लटें सफ़ेद पड़ने लगेंगी। अपने भीगे केश अंगुली में उलझाकर अमिता छल्ले से बनाने लगी। अंगम गलितम पलितम केशम। फिर न हमारी प्रशंसा होगी न हमारी अभ्यर्थना। हमारा स्थान ले लेंगी नई नवेली शोटसियाँ। उन तनूद्री सुंदरियों को देख हम वैसे ही जल भुनकर राख हो जाएंगी जैसे मिस मल्लिक मिस मुखर्जी कॉलेज में हमें देखकर हुआ करती थी। कोई सुंदर सा लड़का किसी किशोरी से हंस हंस कर बोल लेगा तो हम कुड़ी मरी जाएंगी। छी, ये क्या सब पचड़ा लेकर बैठ गई अमिता। अहिल्या उठकर साड़ी की तह ठीक करने लगी। सोचा था पल भर तेरे पास बैठकर ताजगी आएगी, पर तू तो आज एकदम हेड मिस्ट्रेस की सी बातें करने लगी। समीर मिले तो मेरी ओर से बधाई दे देना। अब चलती हूँ। हाय अभी नहीं अहिल्या। उसके दोनों हाथ खींचकर अमिता ने उसे जबरन पलंग पर बिठा दिया। अच्छा माफ कर, अब कुछ नहीं कहूँगी। न ब्रूयात सत्यम प्रियम। चाय पी कर जाना। ऐसी भी क्या जल्दी है भला। आज समीर ने भी यहीं आकर चाय पीने को कहा है। फिर मेट्रो में बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है। नहीं अमिता, पापा बहुत बिगड़ेंगे। मैं चलूंगी ही भाई। ना हो तो तू ही कल आ जाना, वहीं तेरे लिए ब्रंच तैयार रखूंगी। ड्राइवर से कहूंगी तुझे स्कूल छोड़ाएगा। अमिता उसे कार तक छोड़ गई और घर लौट जाने का स्मरण आते ही अहिल्या का चित्त खिन्न हो गया। कार से उतरकर वह कर्नल के कमरे की ओर मुड़ गई। एक मेज पर कर्नल का दाढ़ी बनाने का सामान बिखरा था। ब्रश पर लगी ताजी झाग देखकर लग रहा था कर्नल अभी अभी उठकर गया है। बाप रे दीदी मनी, कहाँ रही इतनी बेला। अहिल्या चुप रही। साहब तो खूब नाराज होकर ऑफिस गए हैं। बिना पूछे ही तुम कार लेकर क्यों चली गई भला। अहिल्या बिना कुछ उत्तर दिए ही चप्पल जोर जोर से पटकाती अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम से लेट गई। दीदी मनी, ओ दीदी मनी, धीमे से फुसफुसाकर ननीवाला उसके सिरहाने न जाने कब आकर खड़ी हो गई। साहब लौट आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। जा कह दे मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं आऊँगी। नहीं नहीं दीदी मनी, लोखीटी लक्ष्मी बहन, उठो जाओ। साहब को कैसा मोटा गुस्सा आता है, फिर जानती हो ना। उठो दीदी, साहब ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, खाली एक प्याला चाय पीकर ही चले गए थे। अहिल्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। वह तो अमिता के यहाँ से साड़न मछली, डबल रोटी, संदेश कितना कुछ खाकर आई और पापा बेचारे भूखे ही चले गए। जरा भी मानसिक अशांति से कभी भी उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ सकता है बेटी। मल्लिका मौसी ने एक दिन उससे कहा था, तुम कहाँ चली गई मौसी। और गुरु की प्रस्तर मूर्ति के चरणों पर ध्यान मग्ना बैठी अम्मा के प्रति उसका सारा क्रोध उमड़ पड़ा। क्या अम्मा का कुछ कर्तव्य नहीं है। उसने अकेली अहिल्या पर ही सब कुछ क्यों छोड़ दिया। पैरों में उल्टी सीधी चप्पल डालकर वह कर्नल के कमरे की ओर चल दी। कर्नल मुंह में सिगार दाबे अखबार देख रहा था। दाढ़ी बनाकर चेहरे का रुग्ण रूखा भाव चला गया था। अहिल्या को देखते ही हाथ का अखबार नीचे रखकर मुस्कुराकर बोला, कहाँ चली गई थी बेटी। पिता के अप्रत्याशित स्नेह से पगे स्वर ने अहिल्या आश्वस्त हो गई और मोड़ खींचकर बैठ गई। खिड़की के धानी रेशमी पर्दों से रंगीन रोशनी का ताना बाना कमरे में फैल गया था। एक हाथ से पिता के पलंग पोंछ की शिकने दूर करती अहिल्या अखबारों को समेटने लगी। कहीं नहीं पापा, अमिता से मिलने गई थी। सर्जन दत्ता तो बाहर गए हुए हैं, बेचारी अकेली है आजकल। अरे तो उसे यहीं क्यों नहीं बुला लेती। तुम अकेली हो, जी बहला रहेगा। मुझे तो शायद कल परसों तक मलाया जाना पड़ेगा। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी। पिता पुत्री के बीच पहाड़ यात्रा ने जो आकस्मिक मनमुटाव का घेरा खींच दिया था वह स्वयं ही एकाएक हट गया। क्यों, मलाया तो आप पिछले महीने ही गए थे पापा। इधर फिर जाना है।
देख तो रही हो देश की स्थिति, क्या बड़ी सुविधा की है। आज की खबर सुनी नहीं, चीनियों का उत्पात सहज ही में शांत नहीं होगा। अहिल्या के हाथ के अखबार कांप गए। उसे किसकी चिंता ने विचलित कर दिया, वह स्वयं ही नहीं समझ पाई। बहुत बुरे दिन आ रहे हैं अहिल्या, अपने को हर आपत्तिकालीन संभावना के लिए तैयार रखना होगा। कर्नल ने पाइप का एक लंबा कश खींचा। पिता पुत्री की मंत्रणा के बीच सहसा पर्दा खोलकर गौर मोहन बरुआ खड़े हो गए। अरे काका बाबू, आप कहाँ से आ गए? पापा तो कह रहे थे आप तेजपुर चले गए। अपने स्थूल शरीर को आराम कुर्सी पर दम से रखकर हाँफते हाँफते गौर मोहन बरुआ रेशमी रुमाल से पसीना पोंछने लगे। बताता हूँ बेटी, अभी बताता हूँ, पहले थकान तो मिटाने दे। बाप रे, तुम्हारे नंदी की सीढ़ियाँ हैं या चीन की दीवार? काका बाबू, मैं शरबत लेकर आती हूँ, थोड़ा पीकर ठंडाइए, तब बातें करिएगा। अरे नहीं, शरबत वरबत नहीं पीऊंगा बेटी, तू बैठ। इतने दिनों बाद लक्ष्मी बिटिया मिली है, आंखें ठंडी करूं। आहा। अहिल्या का हाथ खींचकर गौरमोहन बाबू ने पास ही बिठा लिया और बड़े स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरने लगे। क्यों पांडे, आज की खबर सुनी कुछ? इसी से तो तेजपुर नहीं गया। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जमींदारी वैसे ही चौपट कर दी सरकार ने, अब रही सही कसर चीनी ससुरा पूरी करेगा। इसी से रात भर सो भी नहीं पाया। सुना, हमारी जमीन पर बैरक बन गए। गौर मोहन बरुआ आसाम के गणमान्य जमींदारों में से थे। लाट साहब तो उनके यहाँ शिकार का कैंप लगा महीनों पड़े रहते थे। उस पर गौर मोहन बरुआ अन्य जमींदारों की बात अय्याश भी नहीं थे। पढ़े लिखे गुणी जमींदार बरुआ बाबू का पूरे असम में विशेष दबदबा था। तुम्हारा क्या ख्याल है, यह चीनी कुछ और उत्पात में जाएगा? जिस तरह से हमारी फौज को रौंता जंगली हाथी की तरह बड़ा आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है। अहिल्या फिर चौकन्नी हो गई। राजू भी तो नेफा में है। वो है तो हुआ करे, उसका क्या। उस दम्भी युवक को थोड़ा सबक भी मिलेगा। छी छी, कितनी नीच है वह। पिता और गौरमोहन की बातों का रुख उसके मलाया के कारोबार की ओर मुड़ गया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। कितना काम पड़ा था, धोबी को बुलवाकर कितने सारे कपड़े देने थे। पापा के सूटों का अंबार लगाकर ननीबाला उसके बिस्तर पर पटक गई थी। उन्हें धूप दिखानी थी। गोल कमरे की छत पर पानी की टंकी न जाने कहाँ से चूने लगी थी। कीमती कालीन पर पानी के धब्बे पड़ गए थे, उन्हें छुटाना था। उस पर पापा ने यह खबर सुना दी। एक एक कर काम निपटाते निपटाते दिन पूरा ही डूब गया। नन्ही बाला ने चाय मेज पर लगाई। साहब तो बाहर चले गए दीदी, आपसे कह गए हैं खाना खा लीजिएगा, उन्हें लौटने में अबेर होगी। चाय पीकर अहिल्या ने अपनी पहाड़ यात्रा का बक्सा खोला। गुड़ी मुड़ी करी साड़ियाँ, पार्सल से बनाए ब्लाउज और अध भीगे तौलिए निकाल निकाल कर वह जमीन पर डालने लगी। छी, कितना कबाड़ जमा हो गया था। कुछ दिन और पहाड़ रहना पड़ता तो आफत हो जाती। कपड़ों के बीच छट से छिटक कर वही जासूसी किताब नीचे गिर पड़ी जिसे राजू पढ़ता रहा था और जिसके बीच रैक्सी का बनाया स्केच निकला था। चीजें फैली की फैली रह गईं। क्या सोचा होगा राजू ने, जब वह गहन वन कंदरा में कांटों से छिदी हथेलियों की पीड़ा से बेचैन जानलेवा चट्टान पर खड़ी थर थर कांप रही थी। कैसे वह बीहड़ वन को चीरता खड़ा हो गया था। कैसी बच्चे की सी मीठी हंसी थी और झक झक करते कैसे मोती से सफ़ेद दांत, प्रशस्त ललाट पर भीगे बालों का गुच्छा अंगूर के गुच्छे की तरह कैसे झूल रहा था। एक बार अंधकारपूर्ण सकरे मार्ग में जब वह उसे टहनी का सिरा थमाए किसी अंधी अपाहिज की भांति खींचे ले जा रहा था तो वह एकदम ही निकट जाकर उससे टकरा पड़ी थी। आज भी उस क्षणिक स्पर्श की माया उसे भुलाए नहीं भूल रही थी। एक बार उसने अपने पिता के वैभव का साम्राज्य दिखाने को वह मन ही मन ललक उठी। क्या तब भी उस दम्भी युवक का चित्त नहीं डोलेगा? उठो तो दीदी मनी, मैं कपड़े लगा देती हूँ, तुम आराम करो। किस किस साड़ी में इस्त्री होगी, किसे किसे ड्राई क्लीन करने देना होगा, बस यही बता देना। नन्ही बाला ने आकर उसके कपड़ों की फैली हाथ सी समेट ली। थक कर अहिल्या पलंग पर लेटी ही थी कि कर्नल हड़बड़ाकर स्वयं वहाँ आ गया और बोला, बेटी चीनियों ने हमला कर दिया, जल्दी चलो, अभी भी समाचार आ रहे हैं। आगे की कथा कि राजू का इस लड़ाई में क्या होगा अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।